अच्छी यूनिवर्सिटी से जो है वो पढ़ के आए हुए हैं राहुल गांधी, तो ये कहना कि वो समझदार नहीं है। पढ़ना और समझदार होना दोनों में फर्क है जी। इसकी समस्या भी मैं समझ सकता हूँ। अब उनको नहीं मालूम है कि गन्ना पेड़ पे उगता है, बैगन कहाँ उगता है, आम का पेड़ कितना बड़ा होता है, कौन सी चीजें जमीन के नीचे होती हैं, कौन चीज जमीन के ऊपर होती है। पहले तो कोशिश करी कि हिंदू आ जाए वापस, तो उसके लिए उन्होंने कुर्ते के ऊपर जनेऊ डाल के चालू किया। फिर कई कई मंदिरों में जाके बैठ गए। चुनाव होता था, जैसे ही चुनाव आते थे वैसे ही मंदिरों में जाना चालू हो जाता था। बीजेपी के नेता भी तो सुन तो लीजिए, जो साल भर जाता है उसको कोई दिक्कत नहीं, जो चुनाव जाता है वो चुनावी ब्राह्मण कहलाता है। वर्षों तक अकबर को महान बताया गया, औरंगजेब को भी महान बताया गया, उनको आतताई नहीं बताया गया वर्षों तक एनसीईआरटी की बुकों में। तो सबसे पहला काम तो ये किया। आप देख रहे हैं देशवाणी, दहाड़ ही काफी है। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस खास शो में। और आज हम हाल ही में आजकल में चल रहे मुद्दों के ऊपर थोड़ी सी बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, जो कि बीजेपी के जो है प्रवक्ता हैं। तो शुभेंदु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। आज चर्चा करेंगे बीजेपी और विपक्षी पार्टियों से रिलेट कुछ जो है उन मुद्दों के ऊपर और दिल्ली में चल रहे विकास कार्यों के ऊपर। तो सबसे पहले जो है वो सवाल कि राहुल गांधी यानी कि विपक्ष को लेके ही किया जाए तो थोड़ा इंटरेस्ट जो है वो हमारे व्यूअर्स का वो भी बना रहेगा, क्योंकि राहुल गांधी की जहां बात आती है एक समझदार नेता की, तो वहीं पे जो है वो बीजेपी के लिए भी बड़े बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। राहुल गांधी दोस्तों बता दें कि कोलंबिया में अपने दौरे पे हैं और हाल ही में उन्होंने कोलंबिया में जो है वो एक उदाहरण देते हुए उन्होंने जो है वाहनों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि बाइक और कार के इंजनों का वजन जो है वो किसका ज्यादा होता है, उन्होंने इसका एग्जाम्पल दिया। लेकिन उसके बाद बीजेपी जो है वो हमलावर हो गई। बीजेपी ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी की बातें सुन के जो है वो इंजीनियरिंग जो है वो भी सख्ते में आ गए हैं। तो मतलब ऐसी बयानबाजी बीजेपी कैसे जो है वो कर लेती है? देखिए आशा जी, नमस्कार जी। आपने एक शब्द बोला अपने शुरुआती उद्बोधन में जी, समझदार राहुल गांधी जी। दोनों शब्द मैच नहीं करते। मैच नहीं करते, ऐसा क्यों? पढ़े लिखे हैं और एक अच्छी यूनिवर्सिटी से जो है वो पढ़ के आए हुए हैं राहुल गांधी, तो ये कहना कि वो समझदार नहीं है। पढ़ना और समझदार होना दोनों में फर्क है जी। आपने लगातार राहुल गांधी जी के जो पहले के वक्तव्य हैं, जिसमें कई बार आपने देखा कि बहुत सारे चुटकुले बने, वो तो काट पीट के बनाए गए जी, जो भी किया गया। तो जैसे मैंने कहा कि समझदार और राहुल गांधी दोनों शब्द एक साथ यूज नहीं करने चाहिए, एक साथ मैच नहीं करते हैं। कारण क्या है? या तो वो कुछ और बोलना चाहते हैं, कुछ और बोल जाते हैं, या उनके एडवाइजर्स हैं जो लोग, वो उनको प्रॉपर ज्ञान नहीं देते हैं। और कई बार हमने देखा उन्होंने कई चीज ऐसी बोली अपने भाषणों के, चुनाव के भाषणों में या कहीं और वक्तव्यों में, और जब बाद में उसकी जांच होती है तो पता लगता है कि वो सब गलत है। या कई बार अभी जैसे इन्होंने बात करी कि एक मोटरसाइकिल जा रही है उसमें एक आदमी बैठा है, एक कार जा रही है उसमें भी एक आदमी बैठा है ना। और वो कुछ उस पूरी वीडियो को मैंने 3-4 बार आगे पीछे करके देखा कि क्या कहना चाहते हैं। मैंने खुद मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पढ़ी है, तो मैं समझना चाह रहा था यदि वो सीधा सीधा कहते कि इस बाइक का जो इंजन है उसका वेट ये है और ये कार का जो इंजन है उसका वेट ये है, तो बात सीधे सीधे समझ में आती है। उन्होंने घुमा फिरा के कहा। बाद में कांग्रेस के लोगों को उसको समझाना पड़ा कि वो क्या कह रहे हैं। ये तो मैं ऐसे मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, समझने में थोड़ी सी मुश्किल हुई, तो आम जनता के लिए तो और मुश्किल होती है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इजी लैंग्वेज, इजी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। कई बार वो भाषण देते समय कुछ पत्रकारों ने उनसे प्रश्न पूछा ऐसा, और क्वेश्चन पूछने के बाद वो साइलेंट हो गए,
फिर क्वेश्चन पूछा गया, फिर साइलेंट हो गए, फिर उन्होंने कुछ और जवाब दिया। तो जो ये स्थिति है, मेरा मानना है राहुल गांधी जी को वो नहीं करना चाहिए जिसमें वो पारंगत नहीं है। बहुत जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति बहुत अच्छा वक्ता हो। एक अच्छे व्यक्ति होने के लिए अच्छा वक्ता होना बहुत जरूरत नहीं है। एक अच्छे नेता होने के लिए अच्छा बोलने वाला होना चाहिए, ऐसा नहीं है। फिर भी जब आप गलत तरीके से उन शब्दों को प्रयोग करोगे तो जनता में एक मजाक बनता है, इसीलिए ये मजाक बन जाता है कई बार। चुनाव में कई बार उन्होंने कुछ भी बोल दिया और जिस चीज की उनको नॉलेज ही नहीं थी। अब लोग कहते हैं, हमको नहीं मालूम, तो लोग कहते हैं कि यहाँ से आलू डालोगे उधर से सोना निकलेगा। है राहुल गांधी जी ने कहा या नहीं कहा, ये एक अलग विषय है। लेकिन अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो वीडियो में तो ये दिखाया गया ना कि राहुल गांधी ने संबोधन में ये कहा कि बीजेपी के एक नेता हैं जो कि ये कहते हैं कि इधर से आलू डालो उधर से अब देखिए, ये सोना। वही कहना तो बात बताने की कोशिश, मैं वही कह रहा हूँ। पर लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि राहुल गांधी जी ने कहा ऐसा। वो तो बीजेपी ने दिखाया ना। मेरा ये कहना है कि ऐसे विषयों पर हर एक महीने में, 2 महीने में कोई ना कोई कंट्रोवर्सी होनी, उस पे मजाक बनना, ये एक आम बात हो गया है। आप एक गूगल पे सर्च करिए और पप्पू नाम डालिए तो राहुल गांधी जी का नाम आ जाता है। तो उस हिसाब से तो अगर ये कहा जाए कि सबसे झूठा प्रधानमंत्री तो पीएम मोदी का भी नाम आता है। नहीं आता है। सुन तो लीजिए, बिल्कुल गलत है। जो चीज गलत है वो गलत है। आप लोग कुछ भी प्रचार करिए। मेरा ये कहना है कि जब इसकी समस्या भी मैं समझ सकता हूँ। अब उनको नहीं मालूम है कि गन्ना पेड़ पे उगता है, बैगन कहाँ उगता है, आम का पेड़ कितना बड़ा होता है, कौन सी चीजें जमीन के नीचे होती हैं, कौन सी जमीन के ऊपर होती हैं। एक ऐसे व्यक्ति ऐसे परिवार में पैदा होने के कारण उनको वो सामाजिक ज्ञान नहीं है, वो खेती का ज्ञान नहीं है, और कई बार जब उस टॉपिक पे वो बोलते हैं तो गलत बोल जाते हैं। तो हो सकता है बहुत सारे विषयों को मेरे को भी नहीं मालूम, तो हम उन विषयों से बचते हैं। बचते कहाँ हैं? मतलब ऐसा लगता है कि बीजेपी जो है वो लगातार राहुल गांधी के हर एक कदम के ऊपर जो है वो नजर रखना ही पड़ेगा। क्यों नहीं रखेंगे? मतलब किसी ने पोस्टर लगा दिए। हमारा काम है, भाजपा राष्ट्रीय कहते हैं, एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसकी सरकार है केंद्र में, बहुत सारी राज्यों में भी है। हमारा जो विपक्ष है, जो कांग्रेस है, जिसने वर्षों तक देश में राज किया है, उसका जो लीडर है उस पर भी नजर ना रखे तो किस पे रखे? नहीं, लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई राहुल गांधी जो है इतने कैपेबल नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को डरने की जरूरत है। डरता नहीं है कोई, मजाक है और मजाक बनता है, हम तो बनाते भी नहीं है। वो कई बार सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी, जो लोग सोशल मीडिया में लोग अपना बढ़ाते हैं, वो लोग इस पे चुटकुले बनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी को कोई डर नहीं है राहुल गांधी जी से, और जब तक राहुल गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं तब तक तो और भी, मतलब कांग्रेस के अध्यक्ष तो खड़गे साहब हैं, पर वो दिखाने के लिए हैं। जब तक कांग्रेस को राहुल गांधी जी लीड कर रहे हैं तब तक भारतीय जनता पार्टी को कोई डर नहीं है। कोई डर नहीं है। फिर भी जो है वो नजर इतनी रखी जाती है कि बिल्कुल रखना चाहिए। अवेन्यू अगर बात की जाए तो मॉल अवेन्यू स्थित जो है, जो कांग्रेस का कार्यालय है, दशहरे वाले दिन वहां पे होर्डिंग जो है वो लग जाती है। एनएसयूआई के द्वारा होर्डिंग जो है छात्र संघ की तरफ से जो वो लगाया जाता है, और राहुल गांधी को जो है वो राम के स्वरूप में दिखाया गया, और सीबीआई और चुनाव आयोग को जो है वो 10 सिरों वाले रावण के तौर पे जो है वो दिखाया गया। हालांकि जो 10 सिरों में जो समस्याएं थी, जो हाल में देश में चल रही हैं, वो सारी समस्याएं उसमें लिखी गई थी, लेकिन बीजेपी आक्रोशित हो गई। राहुल गांधी के ऊपर जो है वो कड़ी कार्रवाई की मांग होने लग गई। हाँ, देखिए, ये दोनों संस्थाएं संवैधानिक संस्थाएं। अब जब राहुल गांधी जी को ऐसा लगा कि आने वाले वर्षों तक वो कांग्रेस सरकार नहीं बना सकती है, तो उन्होंने, कांग्रेस ने और राहुल गांधी ने देश का विरोध करना चालू कर दिया। मोदी जी का विरोध इस चीज से हुआ ना कि कहीं ना कहीं राम जो है वो राहुल गांधी को क्यों दिखाया? मैं अभी बता, मतलब राम जो है वो राम के सारे कॉपीराइट जो है कहीं ना कहीं बीजेपी के पास है। बीजेपी रखती है। कोई किसी का काम के पास किसी का कॉपीराइट नहीं है। मैं खाली ये कहना चाहता हूँ कि अब देश में एक नया दौर चालू किया है कांग्रेस ने कि हम पहले बांटो, और खासकर हिंदुओं को बांटो।
क्योंकि उनकी जो पहले की रणनीति थी, मुसलमानों के एकजुट वोट ले लेते थे, सरकार बना लेते थे, अब उससे काम नहीं चल रहा। तो उन्होंने कहा अब हिंदुओं को कैसे बांटे। तो हिंदुओं को बांटने का तरीका सोचा। पहले तो कोशिश करी कि हिंदू आ जाए वापस, तो उसके लिए उन्होंने कुर्ते के ऊपर जनेऊ डाल के चालू किया। फिर कई कई मंदिरों में जाके बैठ गए। चुनाव होता था, जैसे ही चुनाव होते थे वैसे ही मंदिरों में जाना चालू हो जाता था। बीजेपी के नेता भी तो सुन तो लीजिए, जो साल भर जाता है उसको कोई दिक्कत नहीं, जो चुनाव जाता है वो चुनावी ब्राह्मण कहलाता है। फिर क्या हुआ कि जब ये हुआ उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा, लोगों ने समझ लिया कि ये नौटंकी है। तब उन्होंने सोचा दूसरा तरीका। उन्होंने कहा कि हम अब इसको बांटे, हिंदुओं को बांटे। तो उन्होंने कहा कि हमको कितने दलित लोग हैं सरकार में, कितने सेक्रेटरी हैं सरकार में। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि सरकार में जितने आज सेक्रेटरी हैं वो अपॉइंटमेंट कब हुए थे, जब उनकी सरकारें थी। और यदि उस समय अच्छा किया होता तो आज ज्यादा लोग होते। और सेक्रेटरी ओबीसी का है, एससी का है या किसी जनरल कैटेगरी का है, ये कब से हो गया। सेक्रेटरी होता है और उसका जो शासन होता है वो सबके लिए बराबर होता है। फिर उन्होंने कहा नहीं, हम तो ओबीसी के लिए वो लेंगे, कितने ओबीसी हैं किस राज्य में उसकी जनगणना कराएंगे। फिर उसके बाद और चालू किया उन्होंने कहा नहीं, हम जितने भी पीडीए हैं उसको भी इस पे जोड़ेंगे। फिर कभी किसी मुद्दे पर तो कभी वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर देश को बांटने का काम किया। उनको लगा कि यदि हम देश को बांट लेंगे, अभी भी जैसा नेपाल में हुआ, नेपाल के बाद उन्होंने कहा जेनेक्स यदि हिंदुस्तान में भी ऐसा हुआ तो क्या होगा, इस तरीके के वक्तव्य दिए गए। अखिलेश यादव जी ने भी दिया। मेरा ये कहना है ये भारत है, प्रगति की ओर बढ़ रहा है। और ये विकास जताता है ना, ये जो विकास है ना भारत में, इतने सैंक्शंस लगाने के बाद भी भारत अपने आप में हाईएस्ट जीएसटी को कवर करता है। लास्ट मंथ जीएसटी कम होती है, देश और प्रगति की ओर बढ़ता है। और दुनिया में आने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे वो ट्रम्प हो चाहे कोई और व्यक्ति हो, वो भारत के प्रगति को नहीं रोक सकता। और भारत अभी यदि सबसे खराब इकोनॉमी से निकलकर 10 सालों में अच्छी इकोनॉमी में आया है, अब चौथे नंबर की इकोनॉमी में आया है, तो एक आध साल में तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनेगी। और मैं फिर से कहता हूँ आशा जी, जब तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनेगी उसके लिए भारत अब तैयार हो रहा है। तभी तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस जो है वो कायर हैं, उनकी विचारधारा जो है वो कहीं ना कहीं कायरता वाली है, क्योंकि वो कमजोर को डराते हैं और ताकतवर से वो जो है वो डरते हैं। विदेश मंत्री कहते हैं कि हम जो है वो चीन से पंगा नहीं ले सकते क्योंकि चीन ज्यादा ताकतवर। देखिए, हमको पंगा किसी से नहीं लेना है। हमें हमारा भारत का जो सिद्धांत है वसुधैव कुटुंबकम, हम सभी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं। इवन पाकिस्तान के साथ भी हमने अच्छे संबंध बनाने की बहुत कोशिश करी है, अपने पड़ोसियों से अच्छी कोशिश। पर जब जो जैसा नहीं मानता है, आप भी अपने पड़ोसी से अच्छी कोशिश करोगे संबंध बनाने के, पर वो पंगा ही ले रहा है तो फिर क्या करोगे। आप कोई गांधी जी के वो थोड़ी ना हो कि एक गाल पे चाटा मारेगा तो दूसरा गाल कर दोगे। सर, पूरे अखबार में अगर बात करें आज के और पूरे न्यूज चैनल्स में हर जगह जो है वो आज छठ पूजा को लेके दिल्ली सरकार की तैयारियों पे जो है वो चर्चा बनी हुई है। सवाल जो हर साल जो है कोई भी सरकार आए उससे दिल्ली वालों का रहता है कि यमुना में झाग तो नहीं होगा अब की बार। देखिए, हमने भी कहा कि यमुना को साफ करने में समय लगेगा। और जैसे हमने कहा कि दिल्ली के जो पहाड़ हैं उसको भी खत्म करने में समय लगेगा, पर हमने 1 साल का समय दिया कि अगले साल दिसंबर तक, 26 दिसंबर तक का समय दिया था। फिर हमने उसको और पहले किया कि हम अगले साल सितंबर एंड तक हम इसको पहाड़ों को खत्म करेंगे, खासकर स्पेशली ये जो भलसुआ पहाड़ है। तो हमने टारगेट लेके काम किया है। 3 साल यमुना को साफ करने लगेगा। आज आपने अखबारों में देखा कि किस तरीके से जो कई नाले यमुना जी को जा रहे हैं उस पर काम चालू हुआ है। और हमको लगता है कि धीरे धीरे यदि पानी ही साफ यमुना में गिरेगा तो
यमुना गंदी नहीं होगी, क्योंकि जो पानी आ रहा है पीछे से वो गंदा पानी एक बार निकल जाएगा, नया साफ पानी उस पर आ जाएगा तो अपना, और उसके अंदर से हम लोगों के पास बहुत तादाद में हमने गाद निकाली है। तो बीजेपी को डर नहीं लग रहा कि इस बार जो है वो विपक्ष झाग वाला मुद्दा उठाने दो? हमने तो 3 साल का समय मांगा है, हम उसके पहले कंप्लीट करेंगे। और ऐसे कंप्लीशन के समय पे हमको और आपको, दोनों लोगों को, दिल्ली के जो आज की सरकार है उसके उद्देश्यों को ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरीके से दिल्ली सरकार अपने हर इश्यू को दे रही है। आज उसने कहा कि हम दिल्ली में बहुत सारे छठ के लिए छोटे छोटे वो बनाए जाएंगे, घाट बनाए जाएंगे और लोकल एरिया में बनाए जाएंगे। यमुना नदी के पास घाट बनाने जो बन सकते हैं, क्योंकि उसमें पानी अभी भी पोल्यूटेड है। तो हमको लगता है कि जब तक यमुना नदी पूरी तरीके से साफ ना हो जाए तब तक वहाँ पे टॉक्सिक पानी में पूजा नहीं होनी चाहिए, और उसके प्रयास में है। हमने कुछ नावों का भी प्रयोग किया जा रहा है, जिस नावों से ये झाग ना बने उसका भी आज के न्यूज़पेपर्स में दिया है। इसके अतिरिक्त हम पूरा एक एरिया को हम स्टीमर चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको ड्रेजिंग करके प्रॉपर्ली स्टीमर चलाएं। अगले 2-4 महीने में आप देखेंगे कि यमुना का स्वरूप बदलेगा, अभी उसके तट संवरने चालू हो गए हैं, सुंदर चालू हो गए हैं, और हम इन सब तटों को आगे और अच्छी तरीके से हम लेके जाएंगे, जिससे कि कहीं ना कहीं दिल्ली को वापस सजाने का प्रयास करते हैं। जी, अखबार में आज ये भी आया हुआ है और लगातार न्यूज़ भी चल रही है कि अब जो है वो पाठ्यक्रमों में आरएसएस को पढ़ाया जाएगा, जिससे जो है वो राष्ट्र के प्रति जो है वो प्रेम बढ़े। जबरदस्ती थोपने वाली बात नहीं लग रही आपको कि आरएसएस को पाठ्यक्रम में जोड़ा जाए? वर्षों तक अकबर को महान बताया गया, औरंगजेब को भी महान बताया गया, उनको आतताई नहीं बताया गया वर्षों तक। एनसीईआरटी की बुकों में तो सबसे पहला काम तो ये किया कि जो लोग महाराणा प्रताप, शिवाजी, जो भारतीय थे, हिंदू थे, जिन्होंने लगातार उनके साथ लड़ाई करी, उनका भी तो योगदान रहा ही होगा, और उनको कहीं नहीं इतिहास में दिखाया गया। तो सबसे पहला काम तो वही है कि जो महापुरुष हुए भारत के, जिनको जानबूझकर पुरानी सरकारों ने या वामपंथी विचारधाराओं ने उनको नहीं किया है, वो बिल्कुल अब उनका भी विचार होना चाहिए, उनके ऊपर बच्चों को जानकारी होनी चाहिए कि हमारे देश में कोई शिवाजी पैदा हुए थे, हमारे देश में कोई महाराणा प्रताप पैदा हुए थे, हमारे यहाँ कोई चंद्रगुप्त पैदा हुए थे, हमारे यहाँ कोई और नेता पैदा हुए थे। इन सब लोगों को यदि हम पढ़ेंगे तो हमारे बच्चे भारतीय होंगे, हमारे बच्चे और राष्ट्र प्रेम की ओर आगे बढ़ेंगे। साथ में जी 100 साल हो गया संघ को काम करते हुए भारत में। एक बड़ा एनजीओ, विश्व का सबसे बड़ा एनजीओ, विश्व का सबसे बड़ा एनजीओ जो भारत में है, और जिसने लगातार कोई भी आपदा आती है काम करता है, उसका भी चर्चा क्यों ना हो। तो हम उसका भी चर्चा कर रहे हैं। हमने अभी उसके ऊपर एक सिक्का भी जारी किया है, स्टैम्प पेपर भी चालू किया है, और आगे भी हम स्टैम्प चालू करने के बाद और भी संघ के जो काम होंगे वो हम जनता के बीच में लेके जाएंगे। एक सवाल जो है वो सीएम रेखा गुप्ता को लेकर ले लेते हैं कि रेखा गुप्ता जो है मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, और राहुल गांधी के कोई बयान आता है तो वो चर्चा का विषय बन जाता है। लेकिन रेखा गुप्ता इंटरव्यू देती हैं एक प्रतिष्ठित चैनल पे, और वहां पे इंटरव्यू देते हुए कहती हैं कि 70 सालों से वो लोग ईवीएम हैक कर रहे थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हमने ईवीएम हैक कर ली तो दिक्कत हो गई। देखिए वो उसको पूरा आप सुनिए जी, आप उसका खाली 7 सेकंड के वक्तव्य को काट के अलग से मत सुनिए, आगे पीछे। लेकिन ये लाइन तो उन्होंने बोली ना कि हमने हैक कर ली तो दिक्कत कहाँ। सुन तो लीजिए, उन्होंने पूरा वक्तव्य में ये बोला कि जब उनकी सरकारें बन रही थी उसी ईवीएम से, तब तो सब सही था। जिस राज्य में उनकी सरकार बन जाती है वहां पे भी ईवीएम ठीक होता है, और जहां नहीं बनती वहां ईवीएम खराब होता है। तो उनका कहने का उद्देश्य यही था कि जब आपकी सरकारें बनती हैं तब आप ईवीएम को ठीक कहते हो, और जहां आपकी सरकार फेल हो गई, आपकी सरकार चुनाव में जीत नहीं पाती है, तो आप ईवीएम पे ठीकरा फोड़ देते हो। तो उनका कहने का उद्देश्य ये था। यदि आप पूरे 5 मिनट का 7 मिनट का जो उनका उद्देश्य है, उनके वीडियो है, उसको आप देखेंगे तो उससे यही पाएंगे। शब्दों में उन्होंने यही कहा
कि जिसको आप लोग केजरीवाल जी ने भी कट के लगाया, इतने बड़े नेता से हमारे को एक पर्टिकुलर पॉइंट निकाल के बोलना किसी का। देखिए हम लोगों ने भी चर्चा में बहुत सारी बात करी, हो सकता है खाली एक कोई पर्टिकुलर पॉइंट करके आपका बात काट लिया जाए तो उसका क्या मतलब आएगा, तो वो कई बार अर्थ का अनर्थ निकल जाता है। पर आप पूरा वीडियो देखिए 7 मिनट का, उसमें आपको लगेगा, क्योंकि जो चैनल की जो पूछ रही थी महिला मनोज्ञा, वो बहुत अच्छी पत्रकार है, चैनल बड़ा ऊंचा है, और रेखा जी भी बड़ी सहजता से सबको जवाब दे रहे हैं। हमारे आपके विचारों में भी यदि कोई चीज आज के वार्तालाप में कोई पर्टिकुलर पॉइंट काट लिया जाए, ना जिसका पीछा मालूम हो ना आगा मालूम हो, तो फिर कुछ और भी अनर्थ निकाल सकता है कोई। जनता तो ये भी सवाल जो है वो लगातार कर रही है कि सीएम जो है वो रेखा गुप्ता है, लेकिन सारी सरकारी मीटिंग्स में उनके पति जो हैं वो आगे रहते हैं, तो बिल्कुल गलत है। हाँ। देखिए देखा गया बहुत सारे मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ। एक जिम्मेदारी होती है एक परिवार की। जब शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थी तो उनकी बहन रमा धवन जी पूरा न्यू दिल्ली एरिया का काम देखती थी कि कहाँ पे क्या चीज हो रही है, कौन सी चीज नहीं हो रही है, कैसे चीज। लेकिन जो मेरी बात सुनिए, मुख्यमंत्री का काम है वो मेरी तो बात तो सुन तो लीजिए मेरी बात। जिस फोटो की बात आप कर रहे हो, वैसे तो इस चर्चा पे मेरे को नहीं आना चाहिए, जिस फोटो की आप बात कर रहे हो वो उनके विधानसभा की मीटिंग थी जी। उनकी विधानसभा की मीटिंग के अंदर, चूंकि सीएम को पूरे राज्य का देखना होता है, तो उनकी विधानसभा की यदि मीटिंग में उनके पति हैं, जिस तरीके से शीला दीक्षित जी का काम रमा धवन देखा करती थी उनकी सिस्टर, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी जेल चले गए तो उनकी कुर्सी में बैठ के और दोनों साइड में फोटो लगा के सुनीता केजरीवाल स्टेटमेंट देती हैं, तो उस पर आपने प्रश्न नहीं पूछा। एक उनका पति यदि सामाजिक कार्यों के लिए कुछ योजनाएं बन रही हैं और उसको फॉलो करने के लिए वो व्यक्ति वहां बैठा है, परिवार का भी हो सकता है, पार्टी का भी हो सकता है, और ये जो मीटिंग थी जिसकी फोटो है वो उनके खुद विधानसभा की मीटिंग है। विधानसभा की मीटिंग में परिवार के लोग सहायता देते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के ऊपर जिसके ऊपर पूरे राज्य का प्रभाव काम देखना है, उसको अपने क्षेत्र को देखने के लिए अपने परिवार के किसी व्यक्ति को साथ में जोड़ना पड़ता है, और उनके पति थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शुभेंदु जी। सो दोस्तों, आज की चर्चा में बस इतना ही। हर रविवार जो है आप देखेंगे शुभेंदु अवस्थी के साथ हमारी ये मुलाकात, तो हर रविवार को देखना ना भूलें। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आपके क्या सवाल हैं, कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। वही सवाल अगली बार हमारी चर्चा का विषय होंगे। बने रहिए।